इवनिंग एंड वेलकम। दोस्तों, मेरा नाम जेड खान है और आज मैं आप लोग का होस्टिंग कर रहा हूँ। आप लोग मैं होस्ट हूँ और आज एक ऐसे शख्स को मैं लेकर आपके सामने आया हूँ जो कि आज की इस मीटिंग में चार चांद लगा देंगे और आप सभी लोग को बहुत ही मजा आने वाला है। अगला 1 घंटा मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपके लाइफ का ये बहुत ही मेमोरेबल पल होने वाला है और बहुत कुछ हम और आप मिलकर यहाँ पे सीखने वाले हैं। जो शख्स आ रहे हैं वो अपने आप में ही बेमिसाल है। उन्होंने बहुत कुछ क्रिएट करी है इस दुनिया के अंदर और बहुत सारे लोगों को एक रास्ता दिखाया है। ओके, सर और मैम के बारे में बता दूं। मैम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, पीजी की हुई है, बहुत ही सक्सेसफुल अपने करियर की तरफ मूव कर रही थी और इस बिजनेस को साथ में सर के साथ मिलकर उन्होंने बहुत अच्छे से बिल्ड किया। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैम जो है वो बहुत ही फोकस्ड है, बहुत ही अच्छी सर्वर है, पूरी ग्रुप को सर्व करती हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों को भी सर्व किया। चाहत एंड सागर दो प्यारे बच्चे हैं आपके और इस बिजनेस को इन्होंने एक नए मुकाम पे लेकर गए। आज उनसे हम लोग बहुत सीखने वाले हैं। दूसरे सर जो है मैं बता दूं, उनके पिताजी भी बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छे करियर को उन्होंने लीड करी और वाकई बहुत अच्छे संस्कार उन्होंने अपने बच्चों के अंदर दिया। और जो सर है मैं उनके बारे में बता दूं कि उन्होंने भी अपने पिताजी के उस संस्कार को लेकर आगे कंटिन्यू किए, क्योंकि ये दोनों चीजें मुझे उनके दोनों बच्चों में बहुत अच्छा नजर आता है, हम लोग में भी नजर आता है। और आई एम प्राउड टू बी मतलब लाइक अ चाइल्ड हिम, मैं उनका बच्चे की तरह हूँ और हम लोग भी के अंदर भी सर के संस्कार बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे सर और मैम के। और सर ने अपने मेडिकल डॉक्टर की कैरियर को बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से रन कर रहे थे, अपनी जिंदगी में बहुत ही अच्छे कर रहे थे और पार्ट टाइम इस प्रोजेक्ट को बिल्डअप करना शुरू करी और आज इनकी मदद से न जाने कितने सक्सेसफुल लीडर पूरे इंडिया के अंदर फैलते चले जा रहे हैं। और दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है हमारे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीखने के लिए। और मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ही बेहतर सर से कुछ अच्छे अच्छे सवाल पूछूं, कुछ क्रिटिकल भी सवाल पूछूंगा जिससे मैं निचोड़ सकूं उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ओके, क्योंकि एक जो इंटरव्यूअर का काम होता है ना कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल सके, तो मैं अपनी पूरी 100% दूंगा और मैं बिलीव मानिए मैं आप सभी लोगों की तरफ से आज बैटिंग करने वाला हूँ। और सर से मैं और मैम से मैं पूरी तरह कोशिश करता हूँ कि हम लोग अच्छी से जानकारी लें, बहुत सारा इंफॉर्मेशन लें और सर ने एक रोल मॉडल की तरह इस पूरी बिजनेस में हम लोग को देखा है, हम लोग को गाइड किया है और आज उनका बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वी फील प्राउड कि हम वैसे शख्स को स्टेज पे बुलाने जा रहे हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी कहानियां खुद से लिखी है और हम लोग ने बहुत ही नजदीक से सर को देखे हैं, मैम को देखा है। इनकी छोटी सी इनकी जो शुरुआत हुई थी, बहुत ही एक छोटे से जगह से दोनों ने मिलकर शुरुआत करी थी और आज एक सक्सेसफुली राइट फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हेल्थ लेवल पर और सोशल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ को लीड करते हैं और इन्होंने अपने जिंदगी का बागडोर अपने हाथ में लिखा है। कहते हैं ना, साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद लिखने का मजा ही कुछ और है। तो दोस्तों, ऐसे ही शख्स को बुलाना चाह रहा हूं जिन्होंने अपनी किस्मत को गॉड की मर्जी से, ऊपर वाले की मर्जी से अपने हाथ से लिखना शुरू करी और गॉड की पूरी ब्लेसिंग है इस टीम के ऊपर। मैं आप सभी की मदद से आप लोग की जबरदस्त तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव एंड रेणुका श्रीवास्तव। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। सभी लोग, सर वी वेलकम यू, मैम वी वेलकम यू। सर अनम्यूट कर लें सर। हाय दोस्तों, हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र और आज जेड खान के शब्द सुन के तो वाकई वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड और ऑल द टीम वी आर ऑलवेज विद यू। नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं रेणुका और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, वी वेलकम यू। और हम सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं और आपसे बहुत जानने के लिए। और एक मेरा जो पहला सवाल होगा मेरे दिमाग में, मैं शुरू से
जब मैं सर से पहली बार मिला था तब से ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था और मुझे आज पूछने को मौका मिल गया। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बीइंग अ सक्सेसफुल डॉक्टर, क्योंकि हमारे समाज में डॉक्टर और कुछ बैंकर लोग का शुरुआत से ही भूकाल थोड़ा ज्यादा रहता है, तो बीइंग अ सक्सेसफुल डॉक्टर आपने एमवे बिजनेस को ही क्यों चुना? फैंटास्टिक। आज मुझे लग रहा है ज़ैड खान बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेके तैयार है और पूरी बैटिंग होने वाली है और हमारा विकेट पता नहीं कहाँ जाने वाला है। इट्स रियली नाइस। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ज़ैड, क्योंकि देखिए अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए आज मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि आज मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ कि मैं सब कुछ आपसे सही-सही बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मेरे अपने मिस्टर पार्थो बोस, उनकी पूरी फैमिली का मैं फैमिली डॉक्टर था। और मुझे याद आ रहा है कि पार्थो सर मेरे पास आए थे मेरी क्लिनिक में और वो मेडिसिन ले रहे थे। उस बीच उन्होंने मुझसे पूछा था कि डॉक्टर साहब क्या टाइम है क्या आपके पास? तो मैं बड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि इसका जवाब देने में मुझे कई सारे सेकंड्स लग गए थे और मैंने वाक़ई कहा कि नहीं, टाइम तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि 3 पीढ़ियों से हमारे पास टाइम किसी के पास नहीं था। आई बिलॉन्ग्स टू अ फैमिली वेयर माय ग्रैंडपा इज़ अ डॉक्टर, माय फादर इज़ अ डॉक्टर एंड मायसेल्फ इज़ अ डॉक्टर। तो मेन मुद्दा ये था कि हमारे यहाँ जो भी बातचीत होती थी वो ये होती थी कि नहीं, टाइम नहीं है। राइट? कहने का मतलब है कि सब कुछ था, लेकिन समय से हम लोग बहुत करीब थे। तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन बड़ा अजीब-सा आ गया है, किसी शख्स ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है कि समय चाहिए क्या? और वो क्वेश्चन के कारण ही शायद मैंने उस दिन एमवे बिज़नेस को हाँ कर दिया था कि 4,400 का इन्वेस्टमेंट था और मैंने सिंपल एक किट ले ली और मुझे करना तो था नहीं, क्योंकि कुछ पता तो था नहीं। और मैंने वो किट जो है वो अपने पलंग के नीचे डाल दी और सब कुछ सही होता रहा। तो सर मुझे फ़ोन करते रहे, लेकिन मेरे पास वक़्त नहीं था, बिल्कुल वक़्त नहीं था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों, टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया? एक बार एक पेशेंट जो है वो मेरी क्लिनिक पे आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं एक गली में रहता हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मेरी वाइफ़ बहुत बीमार है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, चलता हूँ। तो उसने किसी तरह एक बाइक उठाई और मुझे पीछे बैठाया और जहाँ पे हम लोग गए तो आपने देखा होगा कई बार सकरी गलियों में जो है रेलवे लाइन खड़ी होती है कि कुछ बड़ी गाड़ियाँ ना आ जाएँ। तो वहाँ पे असल में मुझे अंदाज़ा नहीं था इतनी पतली गली में जाने का, तो मेरा पैर थोड़ा निकला हुआ था और उस पैर में जो है वो रेलवे लाइन में एक बर निकली हुई थी। बर समझते हैं, एक लोहे का टुकड़ा, और वो मेरे एंकल में घुस गया। और इतनी ब्लीडिंग शुरू हो गई, वहाँ मैं पेशेंट देखने जा रहा था, मैं खुद एक पेशेंट बन गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले जाया गया हॉस्पिटल में, तो इट वाज़ ऑलमोस्ट 13 स्टिचेस। तो मैं हॉस्पिटलाइज़ हो गया। तो वहाँ पे जाके मैंने हॉस्पिटल बेड की बात सोचा कि पार्थ बोस क्या कह रहे थे मुझसे, कि जिस दिन आपके पास समय नहीं होगा, राइट, समय होगा भी, लेकिन आपकी एबिलिटी काम नहीं कर रही होगी, उस दिन आपकी इनकम शून्य हो जाएगी। तो मेरा मैसेज है आप लोग को दोस्तों, उस हॉस्पिटल बेड पे मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ईश्वर, ये तो एक एक्यूट एक्सीडेंट था, मैं ठीक हो जाऊँगा 10-15 दिनों में। लेकिन अगर ये कोई परमानेंट हैज़ार्ड हो गया होता तो मेरा क्या हुआ होता? मेरे परिवार का क्या होता? जो मेरी लाइफ़स्टाइल इतनी अच्छी है उसका क्या हुआ होता? और दैट हॉस्पिटल बेड जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस बिज़नेस को करना है, एंड थैंक गॉड मैंने ये डिसीजन लिया और वाक़ई ये डिसीजन बहुत अच्छा रहा। तो उम्मीद करता हूँ ज़ेड आपको क्लियर हो गया होगा कि बिल्कुल सर। टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया। यस सर, यस सर। सर वाकई ग्रेट ग्रेट आप और बहुत ही मजा आ रहा है। और मैम से एक मेरा ऑलवेज मैं सवाल पूछना चाह रहा था कि मैम, शुरुआती दिनों में आपने इस बिजनेस को जब देखा या सर का सपोर्ट किया तो उस वक्त आपका ओपिनियन क्या था, और फिर आप इस बिजनेस के अंदर कैसे अपने आप को आपने एक्टिवेट करी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। जब स्टार्टिंग में इन्होंने इस प्लान को मुझे दिखाया तो मैं 100% नेगेटिव थी। क्यों? क्योंकि उसी समय मेरी नई-नई शादी हुई थी और वैसे ही इनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि ये एक बिज़ी डॉक्टर थे और मुझे इनका टाइम चाहिए था। आप समझ सकते हो कि जब कोई लड़की मायके से ससुराल आती है तो उसे हस्बैंड का बहुत टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उसी को वो सबसे करीब पाती है और वो अगर टाइम नहीं दे तो फिर उसको लगता है कि मेरी शादी ही क्यों? ऐसे ही कुछ मेरे साथ में भी था। तो इनके पास टाइम नहीं था तो मैं बहुत नेगेटिव थी। मैंने इनसे कहा कि एक तो आप ऐसे ही बिज़ी डॉक्टर हो, ऊपर से आप ये अपॉर्च्युनिटी एक और लेकर के आ गए हो, मुझे नहीं करना, मुझे आपको सपोर्ट नहीं करना। तो ये मेरे से कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए। उसके बाद क्या था कि एक मीटिंग थी और ये मेरे को मीटिंग में ले गए। जब मैं उस मीटिंग में गई तो मुझे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। वहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे और वहाँ मुझे सबने इतना गले लगाया, इतना प्यार किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं लौट के आई तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हें कैसा लगा? हमने कहा हाँ, बढ़िया लगा, कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने पूरे मन से नहीं कहा, मैं 2-3 मीटिंग्स गई। मैं देखती रही। जब मैं एक सेमिनार में गई और वहाँ पे मैंने ये सुना कि अगर हम हस्बैंड वाइफ मिल करके इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं, हस्बैंड का टाइम भी मिल सकता है, तो मुझे ये चीज़ बहुत क्लिक करी और मैंने उसी दिन इनसे आकर के कहा
कि मैं इस बिजनेस को आपके साथ करूंगी, जहां मेरी जो भी जरूरत है मैं आपको 100% सपोर्ट करूंगी। और उस दिन से आज का दिन आ गया कि मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हम लोगों ने दोनों ने मिल करके इस बिजनेस को बिल्ड किया। तो यहाँ पर मेरा लेडीजों को यही मैसेज है कि अगर आप किसी को भी प्लान दिखाने जाएं तो हस्बैंड के साथ जाएं, और कोशिश ये करें कि हस्बैंड वाइफ के साथ में ही उनको भी प्लान दिखाएं। हाँ, अगर कोई बैचलर है तो उनकी फैमिली को जरूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। और अगर अकेले कोई दिखते तो दिक्कतें आती है, जैसे मेरे साथ में आई। थैंक यू भैया। वाह, थैंक यू मैम। वाकई मैंने तो इस बात को बहुत अच्छे से देखा है कि यू आर ए ग्रेट सर्वर। और आज भी मेरी मिसेज भी किसी टीम को अगर सर्व करती हैं तो उनके माइंड में बेंचमार्क जो है वो रेणुका श्रीवास्तव मैम का सर्विंग एटीट्यूड होता है। नाइस नाइस। एक चीज सर से मैं जानना चाहूंगा कि सर आप इतने वाकई बिजी रहे, और आपने मैंने बोला ना कि मैं आप लोग की तरफ से बैटिंग करने वाला हूं, तो मैं सर को हल्के से नहीं जाने दूंगा। सर आप वाकई सक्सेसफुल डॉक्टर है, अपने करियर में काफी बिजी रहे, तो आप टाइम मैनेजमेंट सर कैसे करते हैं? क्योंकि दो प्रोफेशन को या 3 प्रोफेशन को, इवन फैमिली को देखते हुए, और जहां तक मैं जानता हूं कि आप बहुत ही जीरो से आपने इसको शुरुआत करी थी, तो आपने टाइम मैनेजमेंट सर कैसे किया आपने? राइट सेड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही आदमी को सफल बनाता है। आई जस्ट वांट टू रिपीट इट, समय और शिक्षा का सदुपयोग ही आदमी को सफल बनाता है। तो देखिए बहुत सिंपल है टाइम को मैनेज करना। देखिए मैनेजमेंट ये जो वर्ड है, इसकी स्पेलिंग जरा नोट कर लीजिए। अब उसमें से क्या करिए, टी को काट दीजिए, तो क्या आता है, मैनेजमेंट आता है। कहने का मतलब है अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा जो टी को आपने काटा है। लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट करना है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज द मेन इश्यू। अब आप क्या करिए, जरा एन को काट दीजिए, कहने का मतलब नंबर्स। अब क्या होगा, मैनेज मी आ गया। कहने का मतलब अगर आप मैनेज मी कर लेंगे, कहने का मतलब अगर अपने आप को मैनेज कर लेंगे तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। राइट? फॉर एग्जांपल देखिए, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आई एम सो फॉर्चुनेट, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, एज ए डॉक्टर बेसिकली। तो उन्होंने हमेशा बचपन से हम लोग देखिए सिखाई डिसिप्लिन, कि हम लोग रात में कितने भी बजे सोते थे लेकिन हर सूरत में 5 बजे उठ जाते थे। राइट? और इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी आदमी अपने दिन को सही समय पे शुरू करता है उसके पास प्रोडक्टिविटी की अपार संभावनाएं होती है। तो आज भी दोस्तों मेरी हैबिट बनी हुई है कि मैं 5:30 से 6 के बजे में उठ जाता हूँ, और आधे घंटे जो है एक एक्सरसाइज जरूर करता हूँ, वॉक जरूर करता हूँ, और वॉक करने के बाद जब मैं आके बैठता हूँ एक मोटिवेशनल बुक जरूर पढ़ता हूँ, जैसे कि शिव खेड़ा की जीत आपकी है, कोई भी किताब, ज्यादा नहीं, केवल 1-2 पन्ने, और उससे मैं चार्ज अप हो जाता हूँ। तो मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें और उसके बाद एक मोटिवेशनल बुक के 2 पन्ने पढ़ लें, तो आप देखेंगे कि पूरा दिन आपका कितना शानदार हो जाता है। और यकीन मानिए, आज भी मैं टोटली रिटायर्ड हूँ लेकिन फिर भी मैं 9 बजे ऑफिस चला जाता हूँ, और वहां पे जाके मैं सबसे पहले अपनी ईमेल चेक करता हूँ, पूरी टीम से क्या ईमेल्स आए हैं, किसको क्या रिप्लाई देना है, और उसके बाद मैं 10 फोन कॉल्स जरूर करता हूँ। राइट? और 10 फोन करने के बाद फिर मेरी प्रक्रिया शुरू करती है कि कहाँ पे मीटिंग लगी है, किसके साथ किस मीटिंग करनी है, किसके साथ मुझे प्रोडक्ट ट्रेनिंग करनी है, किसको प्लान शो करना है। लेकिन मेन जो मुद्दा आता है जिसमें रेणुका ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, 6 से 10 बजे, ये शाम को, अगर हमारा कितना भी कोई घनिष्ठ होता है लेकिन हमारा वो समय बिजनेस को ही जाता है, क्योंकि हमें ये मानना है इस बिजनेस के कारण ही हम हैं। थैंक्स टू अवर अपलाइन, थैंक्स टू दिस बिजनेस, थैंक्स टू रिच बॉस जीवन अंडल, थैंक्स टू अवर टीम, जिनके कारण हम जो भी हैं आज हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई बहुत बढ़िया सर आपने बताया कि समय और शिक्षा, ये गजब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया। और डिसिप्लिन खुद को करना, ये लाइफ की वाकई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे भी याद है सर कि शुरुआत में मैं वाकई बहुत शरारती रहा, तो मेरे को आप घुमा फिराकर डिसिप्लिन की तरफ ही लेकर जाते थे, और बहुत हद तक आज हमारी जो भी कामयाबी है ड्यू टू डिसिप्लिन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस डिसिप्लिन को हम किस तरीके से मेंटेन रखते हैं। और सर और मैम से अगला एक सवाल पूछना चाहूंगा कि वाकई बिजनेस तो आपने बहुत बड़ी खड़ा कर ली है, और इस बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत सारे आप लोग के पास अच्छे अच्छे मेमोरेबल मोमेंट्स को जरूर आए होंगे। और शुरुआत में मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये मुझे भी बहुत मोटिवेट करेगा, और यहाँ पे जो हमारे ऑडियंस है उनको भी सुनने में बहुत मजा आएगा सर और मैम, कि आप अपने लाइफ के, एमबे लाइफ के कुछ मेमोरेबल मोमेंट जरूर आप हमारे साथ शेयर करें, जिससे हम भी थोड़े से इमोशनल हो जाए। थैंक यू भैया। बहुत सारे हैं भैया, लेकिन कुछ जरूर शेयर करेंगे। सबसे पहला तो ये, जब इस बिजनेस को हम लोगों ने साइन अप किया तो मेरे जो मायके वाले थे वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि उनका कहना ये था कि मैंने तुम्हारी शादी एक डॉक्टर से की है, तुम लोग ने ये क्या शुरू कर दिया।
तो मुझे ये लगता था कि मैं अब प्रूफ करूंगी और मैं उन्हें ये शो करूंगी कि नहीं, आप गलत हो, मेरे हस्बैंड सही हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीज सेलेक्ट करी है, जो चीज चुनी है, वो शायद आप अभी नहीं समझ पा रहे हो। तो ऐसी कुछ आया मेमोरेबल पॉइंट मेरे सामने जब मेरी गोल्ड पिनिंग हो रही थी, है ना। सिल्वर पिनिंग में हमने उन्हें बुलाया लेकिन वो नहीं आए, लेकिन जब मेरी गोल्ड पिनिंग हो रही थी मैंने अपनी पूरी पूरी फैमिली को इनवाइट किया, लेकिन कोई नहीं आया। मेरे फादर और मेरा ब्रदर, जो मेरे बीच वाले भैया थे, वो दोनों लोग आए और आगे उनको फ्रंट रो में ही मेरे कुछ टीम के लोगों ने उन्हें बैठाला। हिंदी संस्थान में वो पिनिंग हो रही थी और आप बिलीव नहीं करोगे कि जब मेरी पिनिंग हुई, मैंने बोला वहां पे, तो मेरे ब्रदर की आंखों में मैंने जो आंसू देखे ना, वो मुझे बहुत मोटिवेट किए और मुझे लगा कि बस अब मेरा बिजनेस को करने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो पल जो था ना, और मेरे फादर की आंखों में जो मेरे हस्बैंड के प्रति रिस्पेक्ट दिखी कि हाँ, मेरे दामाद ने जो चीज चुनी है वो वाकई एकदम सही चुनी है। और उसी की वजह से आज कितने सारे हम लोग को ट्रिप्स मिले। अगर मेरे फादर थोड़ा सा भी वो होते तो शायद हमारे वो सारी चीजें नहीं होती। मुझे भी लगता कि नहीं, अगर फादर को नहीं पसंद है तो हम पीछे हट जाएं, लेकिन उस जंग को हमने जीता, वो मेरे लिए बहुत ही खास पल था। दूसरा पल, जब हम लोग इसके ट्रिप पे गए और मेरे हस्बैंड को मिस्टर सैटेनिक का अवार्ड मिला 4000 पीपल के सामने, वो मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल पल था। मेरे आंखों में बहुत आंसू थे, वो खुशी के थे। तो मेरे लिए ये 2 चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और भी बहुत सारे, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड आपसे बात करें। राइट। ज़ैद खान, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, लेकिन ये जो तुमने क्वेश्चन कर दिया ये वाकई मुझे इमोशनल कर रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए, बहुत सारे मेमोरेबल पल है। पहला पल तो ये है कि मुझे याद आ रहा है जब मेरे पार्थो बोस के भी अपलाइन जब एक मीटिंग किया करते थे इस ब्लेंड स्क्वायर में, तो मैक्सिमम लोग जो है वो असल में कार से आते थे। तो वहां पे जो संतरी था वो सबको सल्यूट करता था। राइट। तो क्या हुआ कि हम लोग उस समय सिल्वर हुए थे और दूसरा महीना चल रहा था। तो जब हम लोग उसके एंट्री करा तो उसने हमें रोक दिया। तो उसने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो हमने कहा, मीटिंग है। बोले, नहीं, वहां पे तो सब कार वाले जाते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? राइट। तो हम तो बाइक से थे। तो बहुत अजीब लगा उस दिन, मुझे पहली बार एहसास हुआ, क्योंकि मैं आपको बता दूं 9 जून 98 को मैंने अपना घर छोड़ा था, एंड आई एम हैविंग नथिंग, आई बिलोंग्स टू ए वेरी प्रॉस्परस फैमिली। राइट। सेंट्रल एसी में रहता था, सब कुछ था मेरे पास। 1 रुपए मांगता था, 10,000 मिल जाया करते थे। लेकिन 9 जून 98 को आई लेफ्ट माई होम। उसके पीछे नहीं जाएंगे क्या कारण था, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि हमारे पास केवल एक बाइक थी, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं था। तो उस दिन वो संतरी का वो रोकना कुछ ऐसा मुझे चुभ गया कि आप बिलीव नहीं करेंगे, जब गोल्ड फिलिंग हमारी हुई थी तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन लखनऊ हु परचेस्ड कार इन गोल्ड। यस। राइट। तो जब मैं वहां पे गया तो उसने सबसे पहले हमें सैल्यूट किया। तो मैं उस कार से उतरा, मैंने वो फेंस को क्रॉस नहीं किया, मैंने सबसे पहले उसको एक काजू की मिठाई का डब्बा दिया। मैंने कहा, इट इज यू, दैट इज व्हाई आई एम हैविंग ए कार टुडे। तो ये चीज देखिए, बहुत इमोशनल पल होते हैं। आपको कौन कब आके पिन करेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन दोस्तों आप उनका भी शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने आपके बहुत पिन करा है। राइट। कभी कभी वो भी बहुत काम होते हैं और आपको अंदर से इतना मोटिवेट कर देते हैं कि आप वो कर गुजरते हैं जो आप रूटीन वे में नहीं कर रहे होते। और अब एक बहुत खास पल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरे फादर का सिल्वर हुआ मेरे नीचे, मतलब दैट वाज ए ट्रेमेंडस नाइट, यू नो। मुझे याद है गांधी भवन का वेन्यू था और मेरे फादर को बुलाया गया एज अ ब्रांड न्यू सिल्वर। और मेरे फादर ने एक लाइन बोली थी जो एक बेटे के लिए बहुत बहुत प्राउड हो सकती है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्राउड कपल हो ही नहीं सकता। और मेरे फादर ने बोला था, इफ माय मेंटर इज डॉक्टर शैलेंद्र, if my mentor is Dr. Shailendra, who is fortunately my son, who can beat me? हिंदी में, अगर मेरा गुरु डॉक्टर शैलेंद्र है, जो कि सौभाग्य से मेरा बेटा है, तो मुझे कौन हरा सकता है? दोस्तों, इससे बड़ी बात और एक पिता के मुंह से और क्या हो सकती है? तो दैट वाज द मेमोरेबल पल, जिसकी वजह से मैं लाइफ पर भूलूंगा नहीं कि एक बेटे को यह मौका मिला कि अपने पिता को वहां पे ले जाने के लिए। शायद और किसी बिजनेस में यह सौभाग्य नहीं मिल पाता है। तो थैंक यू ज़ैद खान फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। वाह वाह, वेरी नाइस सर। और सर की वो वाली बात बहुत ही अच्छी लगी कि वो संतरी ने ना उनको पिन चुभाया और वहां से देखिए लाइफ के अंदर चेंज हुई। और ये पिन चुभाने वाले को भी थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिन चुभना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट उससे भी ज्यादा पता है कि पिन चुभ किसको रहा है। कहा जाता है कि अगर आप मेढक को पिन चुभाएंगे तो वो उछल कर पानी में चला जाएगा, छुप जाएगा। लेकिन अगर आप शेर को पिन चुभाएंगे अंडरस्टैंड, है ना। सवाल ये उठता है कि पिन तो लोग चुभा रहे हैं, अब आप कौन हो? आप मेढक हो या शेर हो? दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर तो शेर थे,
और उनके बच्चे हम सभी लोग हैं, तो हमें पता है कि हम लोग भी शेर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं जरूर एक चीज और सर से जानना चाहूंगा कि एमवे बिजनेस के अंदर आप फ्यूचर क्या देखा शुरुआत में, जो आप इस बिजनेस के अंदर टिक गए? क्योंकि आई नो वेरी वेल कि आप ऑलरेडी अपने करियर में सक्सेसफुल हैं, उधर का भी ग्रोथ आप ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ तो ऐसा फ्यूचर दिखा होगा कि कई सारे लोगों की डिग्रियां या एजुकेशन या कभी कभी एज, ये सब चीजें उनके ईगो पे कहीं ना कहीं हावी हो जाती है, और वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा चीज नहीं। तो वो आपका क्या इस बिजनेस में फ्यूचर दिखा, और जो आपको टिका लिया, जिससे आप टिक गए और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया? देखिए दोस्तों, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, है ना, मैं बार-बार कहूंगा, आई एम सो मच थैंकफुल टू माय मेंटर्स एंड अपलाइंस, जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में टिका। और वन ऑफ माय अपलाइन टोल्ड मी कि 1940 में जो है जिनके पास जमीनें हुआ करती थी उनका दौर हुआ करता था, जमींदार कहलाते थे, बड़ा रुतबा चलता था। और 1960 में जो है इंडस्ट्रियल युग आ गया, जब मैक्सिमम जॉबर्स जो है उनकी बड़ी पूजा हो रही थी, बड़ा उनको सम्मान दिया जा रहा था। और आज तो हम सब समझ सकते हैं, मैं भी जॉबर रह चुका हूँ, कितना सम्मान बाकी रह गया है। लेकिन मेन चीज जो है 1970s में जो युग आया वो प्लास्टिक का युग आ गया। ठीक है, आपने देखा होगा एक छन्नी से लेकर हवाई जहाज तक में प्लास्टिक लगनी शुरू हुई, और जिसने प्लास्टिक में हाथ डाल दिया वो आदमी बन गया। 1980 में कंप्यूटर का युग आया, अब देखिए रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, मैक्सिमम लोग झंडा लेके खड़े थे, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर को नहीं आने देंगे, और तमाम जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रही थी। लेकिन देखिए वो कहते हैं ना कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज ट्रेंड। जिस चीज का ट्रेंड आ जा सकता है उसको रोका नहीं जा सकता। और उसी समय देखिए इन्फोसिस आया, टीसीएस आया, बहुत सारी कंपनीज आ गई, और हमारी जिंदगी में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया। और आज आप देखिए इतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जब हम सोच रहे थे एम्प्लॉयमेंट घटेगा, बढ़ता चला गया। उसी समय 1990s में सर्विस युग आ गया था, जब आप सर्विस इंडस्ट्री को देख रहे थे, इंश्योरेंस है, कुरियर सेवाएं हैं, ये सब चीजें आ गई थी। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 2000 के बाद क्या होगा? दैट इज द मेजर क्वेश्चन। जब मैं एक सेमिनार सुन रहा था, अपने अप्लायंस को वहां पे विजन के बारे में बात करते देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अब जो नेक्स्ट बात आने वाली है, नेक्स्ट जो ट्रेंड आने वाला है, वो इतना बड़ा होगा, दैट विल बी अ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और उसी समय एक बुक मेरे हाथ लगी था, नेक्स्ट ट्रिलियन, हाउसेल पिल्जर की। और उन्होंने कहा था कि अब तक जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री आ रही है ये ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। आप मुझे बताइए कि आपने कभी इतने जिम देखे थे पहले? नहीं देखे होंगे, लेकिन आजकल देखिए हर मोहल्ले में एक जिम खुल चुका है। सही बात है ना? और सच मायने में अब लोग ट्रीटमेंट से ऊब चुके हैं, क्योंकि अब जो ट्रीटमेंट आ रहा है वो क्या है? जो बीमारियां हैं दैट इज अ लाइफस्टाइल डिजीजेस। अब बताइए अर्थराइटिस क्या है? ठीक है, आज की डेट में ओबेसिटी क्या है? थायराइड क्या है? राइट, पॉल्यूशन क्या है? अस्थमा क्या है? हार्ट अटैक क्या है? कैटरेक्ट आप देखिए बच्चों के हो रहा है। तो मेन मुद्दा क्या हो रहा था कि ये जो ट्रेंड आ रहा था, वहीं पे देखिए बिल गेट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज मुझे मिला। बिल गेट्स से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप इतने अमीर बन गए, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए कैसे? तो उसने कहा सो सिंपल, यू हैव टू वर्क ऑन द राइट ट्रेंड विद राइट काइंड ऑफ पीपल एंड यू विल आल्सो बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। तो उस समय दोस्तों जब मैंने गौर करके देखा कि मैक्सिमम लोगों को लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं और ये दवाओं से नहीं ठीक हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन में कौन सी इंडस्ट्री सबसे बड़ी बनने जा रही है? जो पाउल पिल्जर ने बताया, वेलनेस इंडस्ट्री। और वेलनेस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया में, प्राउडली आई एम टेलिंग यू, इट इज अ न्यूट्रलाइट। और न्यूट्रलाइट का जो भाग है वो किसका है? वो एमवे का एक हिस्सा है। तो मुझे बहुत विजन आ गया कि मुझे ये बिजनेस करना है, और करने के बाद एक्सपेल करना है। और दूसरी बात मैंने ये देखा, जब मैंने इनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया अपने क्लिनिक पे, आप बिलीव नहीं करेंगे, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं किसी को पुल डाउन नहीं करना चाहता, लेकिन बड़े-बड़े हॉस्पिटल से लौटे हुए केसेस इस सप्लीमेंट से ठीक होने लग गए, क्योंकि दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो थैंक्स टू दिस प्रोडक्ट आज आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतना गर्व महसूस करता हूं जब मैं न्यूट्रलाइट को प्रिस्क्राइब करता हूं किसी को, न्यूट्रलाइट में किसी को देता हूं, क्योंकि मुझे ये भरोसा होता है कि डेफिनेटली वो जब 1 महीने के बाद आएगा तो ये कहेगा थैंक यू डॉक्टर, आई एम मच बेटर। और कमाल की बात ये है, न्यूट्रलाइट का जो सजेशन है वो कोई भी कर सकता है, आप सब कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई डॉक्टर डिग्री की जरूरत नहीं होती है। So this is a beautiful thing, and that motivated me to be in business and excel in this business. Thank you. ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आज वाकई हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। और मुझे याद है जब मैं सर से पहली बार मिला था और मैंने कुछ बोला था, तो सर ने वो बुक मुझे भी रिकमेंड की थी, पॉल्स एंड पिल्जर का नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर। और वाकई जो वेलनेस रेवोल्यूशंस, कई सारे उनकी बुक्स आ चुके हैं। और वाकई ये जो सर ने चीज बताई ना कि ये फ्यूचर दिखना बहुत ही जरूरी है अपने उस बंद आंखों से, जो हमें ब्रेन की आंख बोलते हैं। वाकई थैंक यू सर। और हमें पता है कि हम लोग सभी लोग बहुत बढ़िया ले रहे
रहे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे ग्रहण कर रहे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे नोट्स भी बना रहे हैं। और ये जो आज की इंटरव्यू है सर, इससे हम लोग सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और जब बेनिफिट की बात करती है तो वहां पे लक्ष्मी जी की बात आती है, पैसे की बात आती है। और पैसा के लिए इस बिजनेस के अंदर जहां तक मैं समझ सकता हूं कि मुझे एक चीज याद है, मैं वो सर को बुलाने से पहले मैं वो बात जरूर बोलूंगा। मैं हाजीपुर रेलवे स्टेशन पे खड़ा था और ट्रेन का जो फ्रंट इंजन होता है, उस वक्त सर को उधर से ट्रेन से जाना था, मैं वहीं पर मिला था और फ्रंट इंजन दिखाई दे दिया था। और सर से मैंने एक सवाल पूछा रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग मैंने एक सवाल पूछा। ट्रेन का इंजन दिख चुका था। अब ट्रेन का इंजन को स्टेशन पे आने में जितना समय लगा होगा, सर को जब मैंने सवाल पूछा, सर मुझे ऐसे गुस्से होकर देखे, हमको साइड लेकर गए और हमें वहीं पर खड़े खड़े उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानकारी दी। और ऊपर वाले का करम है कि हम लोग ने 50 से 60 बार रूबी वॉल्यूम को हम लोग ने हिट करी है। तो सर मैं एक चीज जरूर आपको जानना चाहूंगा, आज मैं जितने भी लोगों को जानता हूं जिनकी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, वहां पर आप स्ट्रक्चर पे बहुत अच्छी बात करते हैं, तो इस बिजनेस में स्ट्रक्चर कितना जरूरी है और कैसे उसे ठीक किया जाए, ये है मेरा सर अगला सवाल। अच्छा सवाल है ज़ैड खान, और ये मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे उल्टा ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, राइट? और अगर प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो फिर स्ट्रक्चर तो पक्का है। और इसमें देखिए जो फॉर्मूला है वो आप नोट कर लीजिए, जिसकी वजह से आज हमारे बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल टू स्ट्रक्चर प्लस पिन प्लस रिलेशनशिप। आई जस्ट वांट टू रिपीट इट, प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल टू स्ट्रक्चर प्लस पिन प्लस रिलेशनशिप। अगर ये तीनों चीजें आपके पास है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास नहीं आ जाए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए, हम लोग के जो टॉप ऑफ लाइन बिल्कुल हमेशा कहते थे कि यू हैव टू स्पॉन्सर 6 पीपल यू विल गेट 2, अगेन यू स्पॉन्सर 6 पीपल यू विल गेट 2, अगेन यू स्पॉन्सर 6 पीपल यू विल गेट 2। कहने का मतलब, अगर आपको डायमंड स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको कम से कम 18 लोगों से ज्यादा को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना सेल्फ इमेज की बात आती है। अगर आपने मान लीजिए 3 लोगों को केवल स्पॉन्सर किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा अपने नीज पे आना पड़ेगा। अरे कर लो भाई, अरे कर लो भाई, अरे प्लीज कर लो। और ये एक लीडर को शोभा नहीं देता है। एक लीडर जो होता है वो कभी नीज पे आके रिक्वेस्ट करना नहीं शुरू कर देता है, राइट? मेन चीज है, अगर आप लॉयन हैं, अगर आप एक लीडर हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद इतनी एविडेंस करनी पड़ेगी, खुद इतना अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा कि लोग आप आके कहें सर मुझे चुनिए ना, सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तब प्लीज मेरे ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए ना। ये होती है एक शेरों वाली बात, ये होती है एक लीडरों वाली बात। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, अगर आप शुरू से एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के चलेंगे तो चूज आप करेंगे, वरना आपको लोगों के पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा, राइट? तो हमेशा मेरी बात ध्यान रखिए, अगर आप वाकई एक प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म, एक प्रॉफिटेबल फाउंडर प्लेटफॉर्म आगे जाना चाहते हैं, तो ऑलवेज हैव मिनिमम 20 लेग्स। लेकिन ये एक दिन में नहीं, क्लस्टर में स्पॉन्सर करिए, जो अपने सुमित जी कहते हैं, ऑलवेज क्लस्टर में स्पॉन्सर करिए। आपने 6 को स्पॉन्सर कर दिया, आप देखेंगे जब आप काम करने निकलेंगे तो उसमें से 2 बड़े तेजी से आगे निकल जाएंगे जिनको आप हेल्प करेंगे। फिर आप 6 को स्पॉन्सर करिए, फिर उसमें से 2 लोग बिल्कुल सीरियस होकर इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, आप उन्हें हेल्प करके चले जाइए। उसके बाद फिर 6 को स्पॉन्सर करिए और आप देखेंगे 2 लोग उसमें से आगे निकलेंगे, उनको आगे लेके चले जाइए। कहने का मतलब है, आप सिल्वर जाते जाते वो 6 लेग ढूंढ लीजिए जो आपका आधार बनेंगे, आपका फाउंडेशन बने बड़ी बिजनेस के लिए, राइट? थैंक यू। वाओ वाओ, थैंक यू वेरी मच सर। और वाकई बहुत सही सर ने बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप बनाते हैं, देन प्लस स्ट्रक्चर करते हैं, प्लस पिन करते हैं और प्लस रिलेशन रखते हैं, तो बहुत कुछ कमाल हो जाएगा। और ऑलवेज 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो 2 तो आपको अच्छे लोग मिल ही जाएंगे, यू नो। तो बस ये चीज है कि आप एक्टिव रहे, आप काम करते रहे, उछल कर पानी में नहीं जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो मैम की बात यहाँ पर जरूर आती है। और मैं सर और मैम दोनों से एक सवाल अगला पूछना चाहूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम सभी लोग के लिए की तरफ से है कि एमवे बिजनेस में सक्सेसफुल होने के बाद, जब आपका सिल्वरशिप हो गया, आपका गोल्ड हो गया, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे पिंस बड़े बड़े निकलने लगे, तो एमवे बिजनेस के अंदर आप दोनों का सक्सेस होने की बात की कुछ कहानी, कुछ जर्नी, कुछ एक्सपीरियंस आप दोनों की मुझे शेयर करें। हाँ, जरूर शेयर करेंगे भैया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इस बिजनेस ने हम लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स पूरे किए। इस बिजनेस ने हम लोगों को बहुत सारी चीजें दी। जैसा कि अभी आपने डॉक्टर शालीन से सुना कि हम लोगों ने 9 जून 98 को अपना घर छोड़ दिया था, है ना। ये एक डॉक्टर थे, सब कुछ था, लेकिन उस समय बिलीव मी हमारे पास कुछ भी नहीं था।
क्यों? क्योंकि ये उसी समय इन्होंने डॉक्टरी इंटर्नशिप करी थी, डॉक्टर नए-नए बने थे और आप समझ सकते हो कि अगर कोई एक नया डॉक्टर बनता है और अपनी अगर क्लिनिक ओपन करता है, तो उसकी क्या अर्निंग होती है ना? लोग बहुत देखते हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड हो उसके पास जाएँ, उससे लें। तो कुछ ऐसे ही मेरे पास भी था, लेकिन टच वुड हम ईश्वर का बहुत थैंक्स करते हैं कि हमारे पास ये बिज़नेस था, है ना? और इस बिज़नेस के प्लान को हम लोगों ने बहुत ही शिद्दत से देखा और देखने के बाद इस पे काम करना शुरू किया। हाँ, दिक्कतें आई, चैलेंजेज़ आए, लेकिन हम लोगों ने कभी भी उस पे फ़ोकस नहीं किया। फ्रेंड्स, आज आपसे सच बता रहे हैं कि इस बिज़नेस से जो भी सपना आज हमारा पूरा हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बिज़नेस से पूरा हुआ है। डॉक्टर शालीन डॉक्टर थे, अच्छी डिग्निटी थी, सब कुछ था, एक समय के बाद बहुत अच्छा पैसा भी था। लेकिन बिलीव मी, अगर उसी में ये रहते ना, तो हमारे सपने शायद वो 60-70 साल की उम्र में पूरे होते, जो हमने बहुत जल्दी अचीव किए। जैसा कि पहला सपना, जिस घर में आज हम रह रहे हैं, वो घर तब हमें मिला था जब डॉक्टर शालीन सिर्फ़ 29 साल के थे। बिलीव करोगे? मैं 27 इयर्स की थी और डॉक्टर शालीन 29 इयर्स के थे। कहने का मतलब ये कि 29 की एज में डॉक्टर शालीन फ्री थे। पैसे के लिए उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं थी फ्रेंड्स, है ना? तो ये मेरा बहुत अच्छा और बहुत बड़ा, और जिसने भी आके मेरे घर को देखा, उसने बहुत प्रेज़ किया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम दोनों की मेहनत से बना था और सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेक इनकम से बना था। उसके बाद मैंने 3-3 गाड़ियाँ ली इस बिज़नेस से। इसी बिज़नेस के थ्रू मैंने 3 गाड़ियाँ ली। आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उस मीटिंग में नहीं गई होती, तो क्या मुझे ये मिलता? नहीं मिलता। उसके बाद इतने सारे फॉरेन ट्रिप्स मिले, जो मेरा कभी सपना हुआ करता था फ्लाइट में बैठने का। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं किस-किस फ्लाइट में बैठ चुकी हूँ। सिंगापुर एयरलाइंस में बैठ चुकी हूँ, कि बहुत सारी एयरलाइंस में मैं बैठ चुकी हूँ, जो मुझे याद भी नहीं है। और सबसे बड़ा सपना, जो हर एक लेडी को चाहिए होता है, वो हस्बैंड का टाइम मिला। हस्बैंड का टाइम आज इतना है कि हम लोग फुल टाइम हस्बैंड में भी आज हम लोगों को एक-दूसरे के लिए टाइम निकालना या सोचना नहीं पड़ता बात करने के लिए। हम दोनों के पास भरपूर समय एक-दूसरे को देने के लिए। और उससे भी बड़ी चीज़, आज मेरे 2 बच्चे हैं, सागर और चाहत। दोनों फाइनेंशियली फ्री हैं, दोनों सिक्योर हैं। आज हम कह सकते हैं कि अगर हम हमारे हस्बैंड कुछ भी नहीं करें, तो भी हमारे बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमें इस बिज़नेस से मिली और हम आप लोगों को यही होप देना चाहेंगे कि इस बिज़नेस को ज़रूर करिए। क्यों? अगर मैंने उस दिन नहीं गई होती मीटिंग में, तो शायद मुझे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। मुझे भी वही एक आम लेडी की ज़िंदगी मिलती और मैं भी बस वही कॉलोनी में इधर-उधर बैठ के लोगों से गॉसिपिंग कर रही होती और बस अपने दुखड़े रो रही होती। लेकिन आज टच वुड, भगवान का बहुत हम पे वो है कि हमें वो सब नहीं करना पड़ा, हमें वो करना पड़ा है जो हम चाह रहे हैं। हम अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं, दोनों मिल कर के जी रहे हैं अच्छी ज़िंदगी और बच्चों को वो सब दे पा रहे हैं जो उन्होंने जायज़ चीज़ें माँगी है। तो ओवर टू माय हस्बैंड। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये बड़ी अच्छी स्मृतियाँ हैं। असल में देखिए मैं आपको थोड़ा-सा पीछे ले जाता हूँ। 9 जून 98 को जब अपना घर छोड़ के आया था, आई एम हैविंग ओनली 1 पेयर ऑफ क्लोथ्स। आई एम नॉट हैविंग इवन शूज़। इनफैक्ट टाई भी नहीं थी, जो सर कहते थे कि टाई लगा के आना है। जबकि आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जिस घर को छोड़ के आया था, मेरी टाई कोई भी ₹1800 से कम की नहीं होती थी। मेरा कोई भी शूज़ उस समय 4000 से कम का नहीं होता था। लेकिन मैं एक ऐसे मुकाम पे आ गया था जब मेरे पास जो है वो जूते ही नहीं थे, राइट? तो अंदाज़ा करके देखिए कहाँ से हमने अपनी लाइफ़ को शुरुआत करा। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है कि इफ यू थिंक यू कैन, तो डेफिनिटली यू कैन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। आज आप देखिए सफल होने के बाद जैसे रेणुका ने बताया मटेरियलिस्टिक थिंग तो बहुत सारी हमने कमाई, हमने रियल एस्टेट बनाया, हमने अपना घर बनाया, हमने गाड़ियाँ ली, वो सब एक अलग बात है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो शायद किसी और को सफल होने के बाद भी नहीं मिल पाएगा। और वो है यहाँ पे देखिए मैं एक स्टोरी आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं एक शख्स को प्लान दिखाने गया था जो बहुत बड़े बिल्डर थे। बहुत ही बड़े बिल्डर, उनकी वाइफ ने जो है वो लंदन से एमबीए किया हुआ था और मेरे साथ एक डाउनलाइन गए हुए थे। तो जब मैं प्लान दिखाने के लिए उनके ड्राइंग रूम में गया तो मैंने देखा कि आप इससे अंदाज़ा करिए उनकी रिचनेस का कि उनके छत पे जो झाड़-फूस टंगा हुआ था, झाड़-फूस जो टंगा होता है, उसकी कीमत जो उन्होंने बताई दैट इज़ 28 लैक्स। तो अंदाज़ा करिए कि क्या रिच थे वो और फरारी भी उनके यहाँ खड़ी हुई थी, ऑडी भी खड़ी हुई थी, सब खड़े थे। तो मेन चीज़ है जब मैं प्लान बताने की शुरुआत करा तो उन्होंने मुझे टोका, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर आप 2 मिनट रुक जाएँ मेरी वाइफ भी हम लोग को जॉइन करेंगी, उसके बाद आप प्लान हमें बताइएगा। ही वाज़ अ वेरी नाइस कपल मतलब ओपन माइंडेड थे। तो जब उनकी वाइफ आई तो मुझे शुरू नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें, वो आपने पढ़ा है ना वी हैव टू ब्रेक द आइस। तो मैंने जो है वो उनसे पूछा मैंने कहा मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने वो सब अचीव कर लिया जो लोगों के लिए सपना होता है। तो वो सिंपल एक मुस्कुराई। उसके बाद तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे किया क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो क्वेश्चन्स आस्किंग होती है वो एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि आस्किंग द क्वेश्चन इज़ द बेस्ट थिंग फॉर अ गुड लीडर। तो वहाँ पे मैंने उनसे क्वेश्चन किया
कि मैम आपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है या कुछ बाकी है? और आप बिलीव नहीं करेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया, एकदम चुप्पी छा गई। जो मेरे डाउनलाइन गए थे वो मुझे कोनी मार रहे थे, अरे कुछ तो बोलो, क्योंकि वो जो कुछ सेकंड्स थे, कुछ मिनट्स थे, वो इतने भारी हो गए थे कि क्या बताएं, और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और अल्टीमेटली उन लेडी ने जो है वो आइस को ब्रेक किया और उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब ये कैसा क्वेश्चन आपने कर दिया? मैंने कहा क्यों, कुछ गलत कर दिया हो तो मैं माफी चाहता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, क्वेश्चन तो जायज है, लेकिन आपने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया, और अब मैं बहुत सोच विचार करके आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी जिंदगी में क्या चीज मैंने अचीव नहीं किया। मैंने कहा बताइए, हम सब ईगर हैं जानने के लिए। तो उन्होंने कहा पीस ऑफ माइंड। अंडरलाइन करिए दोस्तों, क्या बोला उन्होंने? पीस ऑफ माइंड। लोग इतना कामयाब हो जाते हैं लेकिन शांति नहीं होती, पीस ऑफ माइंड नहीं होता। तो आज मैं आपको डंके की चोट पे सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में मुझे जो सबसे बढ़िया चीज दी वो क्या दी? पीस ऑफ माइंड। और आज की डेट में आपको बताऊं, जो मेरा अचीवमेंट है, आई एम ए फुल टाइम सन, ये मेरा अचीवमेंट है। सेकंड मेरा अचीवमेंट है, आई एम ए फुल टाइम हस्बैंड। आज मैं और मेरी वाइफ के रिलेशनशिप टचवुड इतने अच्छे हैं, हम ही वो इंसान है जो दिन में 4 बार लड़ते थे, राइट? लेकिन अब याद नहीं आ रहा है कि हमें कब लड़ाई हुई। और बिलीव नहीं करेंगे, जब आप किसी रिश्ते को अच्छी तरह जीते हैं ना, तो जिंदगी कितनी खुशगवार बन जाती है, ये मैं आपको क्या बताऊं। आज मैं रेणुका को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, और यकीन मानिए मेरे दिमाग में कोई चीज चल रही हो तो रेणुका मुझसे पूछ लेती है कि ये क्यों सोच रहे हो, या ये क्यों आप थिंकिंग कर रहे हो। तो ये जो टचवुड जो रिलेशनशिप आई है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि आई एम ए फुल टाइम फादर। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों के साथ खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब वो नन्हे-मुन्ने होते हैं और उनको आप कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि सागर जब छोटा था तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, इस बिज़नेस में तरक्की कर रहा था। लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई, चाहत, 2004 में, तो उस कंडीशन में आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उसके लिए ज़्यादा मदर हूँ बनस्पत रेणुका के। तो बहुत अच्छा लगता है। मैक्सिमम लोग बस लगवाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपके लिए हो सकता है बहुत छोटी बात हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अपनी बेटी को मैं खुद स्कूल छोड़ने जाता हूँ, लेने भी जाता हूँ। ठीक है ना? क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए छोटी बात हो सकती है, मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जब मैं अपने फादर को एक्सपेक्ट करता था पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो मेरे फादर आ नहीं पाते थे, क्योंकि ऑलवेज इज़ बिज़ी विद द पेशेंट्स। लेकिन आज की डेट में मैंने अपने दोनों बच्चों की कोई भी जो पेरेंट टीचर मीटिंग है मिस नहीं करी। मैंने उनका हर एक अचीवमेंट में दर्शक बना हूँ। हर एक अचीवमेंट में मैंने वहाँ पे जाके क्लैप्स किया है। हो सकता है आपके लिए छोटी बात हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें मेटलिस्टिक्स में जाने दीजिए। लेकिन ये जो चीज़ें मुझे मिली हैं, ये मुझे कहीं ज़्यादा मोटिवेट करती है इस बिज़नेस में बने रहने के लिए। थैंक यू। वाह वाह, वाकई सर आपने किसी और दुनिया में हम लोग को पहुंचा दी। वो टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, वेरी नाइस सर। और 29 की एज में अपना घर होना, 3-3 गाड़ी होना, वर्ल्ड टूर होना, और सर और मैम आपने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेटअप करी हम सभी लोग के लिए, और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड और मोटिवेटेड है इन सब चीजों को देखकर। और आपने बताया बहुत अच्छी बात की एक लीडर का सही पहचान होता है आस्किंग द राइट क्वेश्चन, आस्किंग द क्वेश्चंस, कि आप क्वेश्चंस पूछते रहे। तो मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा सर आपसे आगे भी। और बहुत अच्छी बात जो सर ने मुझे बताया ना, दैट इज कॉल्ड अदर करियर के अंदर पीस ऑफ माइंड नहीं होता। मैं भी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहा, और थैंक्स टू डॉक्टर शैलेंद्र सर, पार्थो सर, सुमित सर, कि वाकई पीस ऑफ माइंड यहाँ पर मिलता है, वरना बाकी जगहों पर पीसेस ऑफ माइंड हो जाते हैं। आप जैसे जैसे करियर में सक्सेस करते हो, पीस ऑफ माइंड नहीं होता, पीसेस ऑफ माइंड हो जाते हैं। तो बिल्कुल आई एम ए गुड लीडर। मैं अगला सवाल जरूर आपसे पूछने वाला हूँ, और वो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हम सभी लोग जानना चाहते हैं सर आपसे कि इस बिजनेस के अंदर, एमवे बिजनेस के अंदर अपलाइन मेंटर का कितना इंपॉर्टेंस है और क्या रोल होता है। ओके, क्योंकि ये दो चीजें अक्सर हम जानते हैं, अपलाइन और मेंटर। तो मेंटर का इस बिजनेस में इंपॉर्टेंस कितना है और क्या रोल है? थैंक यू सर। जेड, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और मैं आपको अगेन रिपीट करना चाहता हूँ। Whatever I am today, it's all because of my upline, my mentors and this organization and my team. ये मैं बार-बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि यकीन मानिए, I mean it. मैं जो कह रहा हूँ वो मैं बड़े दिल से और बड़े होशो-हवास से कह रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि अपलाइन का रोल क्या होता है? देखिए दोस्तों, मेन चीज़ क्या होती है, मैं बहुत प्रिसाइज़ वे में बताऊँगा, बहुत शॉर्ट में बताऊँगा क्योंकि समय कम है। ठीक है, सबसे पहला जो अपलाइन का रोल होता है वो होता है एक प्रॉपर ट्रेनिंग टू द टीम। नोट कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप अपलाइन हैं और अपनी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनिटली आपके जैसे लोग आपकी टीम में होंगे भी नहीं।
मैक्सिमम लोग एक गलती करते हैं, कभी मैंने भी गलती करी है, तो ये है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि वो अपने आप सीख जाएगा। ऐसा होता नहीं है दोस्तों। मैं आपको इंस्टेंसेस बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आई बिलॉन्ग्स टू अ वेरी प्रॉस्परस फैमिली। हो क्या रहा था कि जब मैं अपना मेडिकल पास आउट करके आया था, मैं गोल्ड मेडलिस्ट। जब मैं क्लिनिक में बैठा तो बहुत ही ज़्यादा ईगो था दोस्तों, क्योंकि लाइफ में सब कुछ टाइम पे हुआ था। ठीक है? तो हो क्या रहा था कि जब पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आता था, तो अगर वो 1 दिन भी लेट होता था, तो मैं सिंपल उससे कहता था गेट अप एंड गेट लॉस्ट। ये मेरा नेचर था दोस्तों। आज मुझे उसके ऊपर बड़ा अफ़सोस है, मैं उन सब से माफ़ी माँगना चाहता हूँ जिनको मैंने ऐसा कहा, क्योंकि उस समय मुझे ये पता नहीं था। लेकिन मेरे फ़ादर का मुझे समझाने का तरीका अलग था, वो कभी भी डायरेक्टली नहीं समझाते थे। वो हमेशा कुछ इनडायरेक्ट तरीके से समझाते थे, जिससे लाइफ़ लॉन्ग समझ में आ जाता था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि शैलेंद्र, तुम्हारा एक सपना था कि तुम एक रूरल एरिया में क्लिनिक ओपन करने की सोच रहे थे। क्या तुमने वो सपना त्याग दिया है या वाक़ई है? तो मैंने कहा, "हाँ है।" तो बोले, "फिर कब खोल रहे हो?" तो मैंने कहा, "हाँ, खोलते हैं।" फिर जाके मेरे फादर ने क्लिनिक खोली और मेरे फादर ने मुझसे पूछा, "उस क्लिनिक में कौन बैठेगा? मैं बैठूँगा या तुम बैठोगे?" तो मैंने कहा, "ऑब्वियसली मैं ही बैठूँगा।" और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब उस नई क्लिनिक में मैं बैठा, तो मेरा नेचर तो वही था। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो फादर की क्लिनिक थी, वो 41 साल से सेट थी। ठीक है ना? तो मैं वहाँ पे कुछ भी बोलता था, लोग मुझे माफ़ करते थे, डॉक्टर साहब का लड़का, डॉक्टर साहब का लड़का, राइट? लेकिन जब मैं अपनी खुद की क्लिनिक में बैठा और जब मैं लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करने लगा, तो लोग मुझे छोड़ने लगे। ऑल्दो विथ ऑल रिगार्ड टू गोल्ड मेडल एंड ऑल दैट। टैलेंट के अलावा भी लोग मुझे छोड़ने लगे। उसी समय जो है मेरे एक और अपलाइन थे, पार्थ बोस के भी अपलाइन थे वो, तो कुछ दिनों तक हमारे बिज़नेस में रहे, उसके बाद नहीं रहे, शायद वो मेरे लिए ही आए थे, मैं तो यही कहूँगा। उन्होंने मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कही, उन्होंने कहा, "डॉक्टर साहब, अगर आप बुरा ना मानें तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ।" मैंने कहा, "बताइए।" बोले, "मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा।" मैंने कहा, "अच्छा ठीक है, कौन-सी बुक है?" तो उन्होंने बताया एक बुक। तो मैंने कहा, "अच्छा कहाँ मिलेगी?" तो उस समय बहुत ज़्यादा बुक स्टोर नहीं हुआ करते थे, मैं 2000 की बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा व्हीलर पे मिलेगी रेलवे स्टेशन पे, तो मेरा दिमाग ही ऑफ हो गया। क्योंकि दोस्तों, जो डॉक्टर ग्रेस एनाटॉमी पढ़ रहा है, ₹6000 की बुक आती है एक, वो आदमी एक ₹60 की किताब क्यों खरीदेगा? तो मुझे लगा ये आदमी को क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा, मुझे ₹60 की किताब बता रहा है पढ़ने के लिए। खैर एनीवे, फादर से एक बात सीखी थी मैंने, अगर किसी को कमिटमेंट कर दो, तो उसको ज़रूर निभाओ। मैं व्हीलर पे गया, वो किताब खरीद के लाया और वो किताब जानते हैं कौन-सी थी? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। राइट? और इस किताब का जब मैंने प्रीफेस पढ़ा, बाप रे बाप! उसमें लिखा था, "एक बूंद मधु हज़ारों मक्खियों को आकर्षित कर सकता है, लेकिन एक गैलन सिरका एक मक्खी को आकर्षित नहीं कर सकता।" मुझे सब समझ में आ गया दोस्तों, सब कुछ समझ में आ गया कि टैलेंट से, गोल्ड मेडल से कुछ भी होने वाला नहीं है, जब तक आपकी जीभ पे शहद नहीं आ जाता। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी क्लिनिक पे मैं इतना व्यस्त हो गया कि उस समय में मैं लाखों की प्रैक्टिस पे पहुँच गया। दैट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ दिस बुक। आप सोचिए, कई बार आपको अपलाइन बताते हैं, लेकिन आप उसे फ़ॉलो नहीं करते, लेकिन उस अपलाइन को बताने से आपका कितना भला हो सकता है, ये मेरे से आप सीखिए। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब है, उन्होंने मुझे प्रॉपर ट्रेन्ड किया। देखिए, प्रॉपर ट्रेनिंग का मतलब ये होता है, हाथ पकड़ के आपको सब कुछ करना सिखाना है। मेन चीज़ क्या होता है, अगर आप किसी को रिगार्ड करें एज़ ए अपलाइन, तो वो जो भी कह रहा है उस बात को एक्ज़ीक्यूट करिए। जब तक आप एक्ज़ीक्यूट, आपकी दुनिया की सबसे अच्छी किताब पढ़ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है अंटिल यू एक्ज़ीक्यूट। तो मैंने जब एक्ज़ीक्यूट किया तो इतना फ़ायदा मिला। तो इसीलिए बीइंग एन अपलाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल योर बेसिक रिस्पांसिबिलिटी इज़ टू गिव प्रॉपर ट्रेनिंग टू योर टीम। सेकंड चीज़ के लिए मैं आपको एक अगेन एक स्टोरी बताना चाहूँगा। मैं मुंबई में सेमिनार लेने के लिए जा रहा था और मेरे साथ में एक बुजुर्ग इंसान बैठे हुए थे। वो काफ़ी ओल्ड थे, मैं समझता हूँ 80 प्लस रहे होंगे और उस समय उन्होंने एयर होस्टेस से एक बॉटल पानी माँगा, वो छोटी बॉटल। तो एयर होस्टेस ने जाके उनको दिया और जाने के बाद जो है मैं देख रहा था कि उनके हाथ शेक कर रहे थे, तो वो बॉटल खोल नहीं पा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर, अगर आप अलाउ करें तो मैं आपकी बॉटल खोल दूँ? तो उन्होंने बड़े गुस्से से देखा, तो मैं हैरान रह गया, मैं चुप हो गया। उसके बाद कुछ देर तक वो खोलते रहे, लगभग 10 मिनट हो गया, फिर वो खोलते रहे लेकिन नहीं खोल पा रहे थे। अगेन मैंने अपने आप को प्लेस किया। मैंने कहा, "सर, वो आपकी बॉटल मैं खोल दूँ? तो आपको सुविधा रहेगी, आप पानी पी सकेंगे, आप प्यासे हैं।" तो उन्होंने कहा, "नहीं, मैं खुद खोल लूँगा।" मुझे बहुत अजीब-सा लगा, स्ट्रेंज लगा। एक तो वो हरियाणा के लग रहे थे, तो उनकी टोन में भी बड़ा वो अक्कड़पन था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने 10 मिनट के बाद देखा तो उन्होंने एनी हाउ वो बॉटल खोल ली थी और वो पानी पी रहे थे। तो उसके बाद जब वो पी रहे थे तो मैंने भी उनकी तरफ देखा तो वो बड़ा उससे मुस्कुराए और उन्होंने मुझसे मालूम क्या बोला? "वो आपके लिए मैसेज है।" उन्होंने मुझसे बोला, "आज तो तू खोल देगा, कल कौन खोलेगा?" और यहीं पे अपलाइन का सेकंड रोल आता है कि आप अपने टीममेट को क्या करिए, इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करिए, डुप्लिकेट करिए।
अगर आप डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो आपको हमेशा यही काम करते रहना पड़ेगा, हमेशा यही काम करता रहेगा। आज मुझे प्राउडली कहना पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए ज़ैड खान बैठे हुए हैं, विथ ऑल रिगार्ड्स, ये मेरी बहुत इज़्ज़त करता है, मैं इसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, दैट्स ऑल ओके। यहाँ पे अजय बैठे हुए हैं, यहाँ पे उल्फत बैठे हुए हैं, यहाँ पे अमित बैठे हुए हैं, यहाँ पे अश्विनी अंजन बैठे हुए हैं, बहुत सारे मेरे सिल्वर्स बैठे हुए हैं, है ना? प्रिंस बैठे हुए, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होता है दोस्तों, अगर हम हर दिन ट्रेन करते रहेंगे तो कब तक ट्रेन करते रहेंगे? इसलिए आपकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपकी जो शिक्षा होनी चाहिए, वो लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने की होनी चाहिए, उनको डुप्लीकेट करने की होनी चाहिए। ये अपलाइन का सेकंड रोल। थर्ड जो रोल आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो हम उन्हें इंस्पायर तो कर सकते हैं। सही है? उनके ऊपर बिलीव तो कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें करने में कौन से पैसे जाते हैं दोस्तों? आज आप बताओ, ये जो डॉक्टर चैलेंज बना है ना, वो एक ही बात की वजह से बना है। क्योंकि शुरू में मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था दोस्तों, 10 प्लान दिखाता था, एक भी जॉइनिंग नहीं होती थी, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है? फिर मैंने अगले साल 10 प्लान दिखाए तो 1 जॉइनिंग हुई, फिर अब 10 प्लान दिखाए तो 3 जॉइनिंग होने लगी, फिर 10 प्लान दिखाए तो 5 जॉइनिंग होने लगी। अब 10 प्लान दिखाता हूँ तो 10 भी कभी-कभी हो जाती है। लेकिन इट टूक सो ईयर्स, ये 1 दिन में नहीं हुआ। सही है ना? लेकिन उस समय जब मेरी जॉइनिंग नहीं हो रही थी, जब मैं अपनी अपलाइन के पास जाता था, तो बड़ा मुँह बना के जाता था, तो मेरे अपलाइन मालूम मुझे क्या कहते थे? "शैलेंद्र, मुझे पता नहीं क्यों लगता है तुम कर लोगे। शैलेंद्र, मुझे पता नहीं क्यों विश्वास है कि तुम कर लोगे।" और ये जो 2 वर्ड थे ना, कि मुझे तुम पे विश्वास है, ये मुझे मोटिवेट कर देता था। और मैं घर आके सोचता था, पूरी दुनिया में एक शख्स है जो मुझ पे भरोसा करता है। कोई तो है जो मुझ पे भरोसा करता है और मैं इसके भरोसे को टूटने नहीं दूँगा। और उस भरोसे के कारण, उनके भरोसे के कारण आज व्हाटएवर आई एम टुडे। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो इसीलिए देखिए, अपलाइन होने के नाते आपका ये 3 रोल होता है। अब एक और चीज़ ज़ेड ने पूछी कि मेंटर का क्या रोल होता है? देखिए दोस्तों, मेंटर तो मेंटर होता है। सही है ना? आप बिलीव नहीं करेंगे, वो हमेशा आपका ध्यान रखता है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई सारे ऐसे शख्स हैं, मेरे फादर की अभी रिसेंटली डेथ हुई कोरोना में, उनके भी कॉल आए। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस समय भी मेरी परवाह करी, उस समय भी उन्होंने मेरा ध्यान रखा। तो मेंटर जो होता है, वो सबसे पहले एक बहुत अच्छा दोस्त होता है। दोस्त का मतलब आप समझते ही हैं। वो सुख में तो खड़ा होता है, लेकिन दुःख में सबसे पहले खड़ा होता है। सेकंड नंबर पे वो हमारा कोच होता है। सही है? वो हमें वो सब बताता है जो हमें खुद नहीं दिख रहा होता है। वो हमें इंडिकेट करता है। बगैर किसी सेल्फिशनेस के, देखो यहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो, इसको सही करो। नेक्स्ट चीज़ होता है, एक ब्लाइंड सपोर्टर होता है आपका, ठीक है ना? वो आपके हमेशा सपोर्ट में खड़ा होता है, चाहे आप उसको स्वीकार कर रहे हो, चाहे आप नहीं स्वीकार कर रहे हो, है ना? जैसे ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, यकीन मानिए मैं दिल से उन्हें मानता हूँ। सही है ना? दे आर ब्लाइंड सपोर्टर्स। नेक्स्ट चीज़ जो आ रही है, वो ग्रेट मोटिवेटर होता है। हमेशा हर कदम पे आपको मोटिवेट करता रहता है, एक बेटरमेंट के लिए। उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो कहता है वो खुद कर रहा होता है। कहने का मतलब इज़ अ रोल मॉडल आल्सो। तो ऐसा नहीं है कि हम कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए अगर आप मेंटर हैं तो। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने महसूस किया, कई बार दोस्तों सलाह देने की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं, इफ यू आर ए गुड लिसनर, तो काम हो जाता है। क्योंकि कई सारे लोगों को सलाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई है ही नहीं जो उनको सुने। और मैंने ये तरीका अपनाया, जब मैं लोगों को बहुत पेशेंटली सुनता हूँ, बहुत फ़ोकस्डली सुनता हूँ, यकीन मानिए मैं देखता हूँ वो कितने संतुष्ट होके मेरे पास से जाते हैं। ये छोटी-सी बात अगर हम सीख लें, तो यू विल बिकम लवेबल इन द वर्ल्ड, यू नो। तो ये मैंने रूल्स बताए, एक अपलाइन के और एक मेंटर के। अब आपको कितने समझ में आए, इट इज़ अप टू यू। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, वाओ! आज का सेशन वाकई मेमोरेबल। वी आर बहुत हम लोग सीख रहे हैं सर, और वाकई आपने बहुत अच्छा बताया। वो जो बुक है लोक व्यवहार, वाकई कमाल की। और ये जो चीजें आपने बताई ना सर, मेंटर और अपलाइन करो, और मुझे अच्छी तरह याद है मेरा 15% लेवल पे मैं 2 से 3 महीना रह गया था। तो मैंने जब आपसे बात करी थी, तो मैंने बोला सर मैं बिजनेस तो बहुत बिल्ड कर रहा हूँ, बिजनेस और बड़ा कैसे होगा, मेरा पिन जल्दी सिल्वर में कब होऊंगा। तो आपने मुझे बताया था कि जेड, क्योंकि तुम बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, बिजनेस बिल्ड करने से पहले लोगों को बिल्ड करो, बिजनेस बाद में बिल्ड करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। वी लव यू सर, वी लव यू। मैं अगले सवाल की तरफ बहुत जल्दी जा रहा हूं कि कौन सी ऐसी हैबिट है, कौन सी ऐसी आदत है जो आपको सफल बनाए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इट्स रियली। क्योंकि देखिए एक चीज़ है, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि देखिए कोई भी आदमी सफल बन सकता है अगर वो सफल लोगों की आदतों को फॉलो कर ले। सही है ना? तो मैं बुक का बहुत शौकीन हूँ दोस्तों। प्रेजेंटली आल्सो आई एम हैविंग ऑलमोस्ट, आई थिंक आई एम हैविंग मोर देन ऑलमोस्ट 500 बुक्स। ठीक है ना? मेरा जो लाइब्रेरी है, अगर आप कभी देखेंगे तो वो मेरी जान है।
ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल ये आ रहा है कि उसमें मैंने कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे प्लान कर लेना चाहिए। सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे प्लान कर लेना चाहिए। आप बिलीव करेंगे 99.9% लोग सफल नहीं होते हैं केवल इस आदत के कारण। तो सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे प्लान कर लीजिए कि क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या है। सेकंड जो आदत मैंने उन लोगों से सीखी और जो अपनाई, वो ये थी कि डिसिप्लिन, जो मैं बार-बार बोलता हूँ, कि अगर आप किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ हो भी नहीं सकता। जैसे घटना आपको बताता हूँ, बचपन में आप सबने लेंस से कार्बन जलाया होगा, हाँ, सभी ने जलाया होगा, राइट? तो हम लोग क्या करते थे, कार्बन को रखते थे और लेंस को रखते थे और सूरज की रोशनी उसमें आती थी और फोकस्ड होके एक बीम बन के उस कार्बन को जला देती थी। दैट इज़ द पावर ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हैं, आप देखिए एक बहुत ही कठोर चट्टान होती है, लेकिन उसमें अगर एक पानी टप टप करके गिरता चला जाता है तो सालों-साल में उस पत्थर पे भी छेद कर देता है क्योंकि वो पानी डिसिप्लिन्ड होके गिरता है, राइट? तो डिसिप्लिन्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक गॉड वो मेरे फादर से मुझ में आया। नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है दैट इज़ ऑलवेज़ हैव ए क्लियर गोल। आजकल मैं यंगस्टर्स में एक चीज़ देख रहा हूँ, जिसकी वजह से वो बहुत टैलेंटेड हैं, वो हम लोगों से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हैं। लेकिन एक चीज़ है जिस कारण वो सफल जल्दी नहीं हो पाते हैं, कि उनके पास क्लियर गोल नहीं होता है। वो आज इंजीनियर बनना चाहते हैं, कल वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, परसों वो स्टॉक ट्रेडर बन जाते हैं, परसों जाके वो रियल एस्टेट एजेंट बन जाते हैं, नरसों जाके वो एमबीए करने की सोचने लग जाते हैं। कहने का मतलब सिंपल एक ही चीज़ आ रही है कि यू मस्ट हैव क्लियर गोल इन माइंड। आपको बनना क्या है भाई? जो बनना है उसी कदम आगे बढ़ाओ ना। अगर आपको बनना वो है नहीं, उस तक अगर पहुँच भी गए, तो वहाँ पहुँच के भी आपको खुशी मिलने वाली नहीं है। इसलिए यू मस्ट हैव क्लियर गोल इन योर माइंड, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है दैट इज़ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। कई सारे लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और मैं आपको ये अनुभव अनुभव से बता रहा हूँ कि कभी भी आप सफलता के रास्ते पे जा रहे होगे तो ज़िंदगी मेस होगी, नो डाउट, ठीक है ना? कहने का मतलब सिंपल ये आ रहा है कि सक्सेस आसानी से नहीं आ जाती है। एक दिन मैं बैठा था और सक्सेस आई और मेरे सिर पे आ गई तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कहने का मतलब है व्हेनेवर यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल इन द जर्नी, देयर लॉट्स ऑफ मेस, यू नो, और आपको उस मेस से जूझ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। असल में वो जो मेस आता है ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आता है। ठीक है? आपको और आपके टैलेंट को निखारने के लिए आता है। जैसे कहते हैं ना, सोने को भी ये साबित करने के लिए वो शुद्ध है और वो सोना है, अपना पड़ता है। तो उसी प्रकार से आपको भी अपना पड़ेगा दोस्तों, आपको डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देखिए, हम सब ने गली क्रिकेट खेला है, लेकिन हम क्रिकेटर क्यों नहीं बने? हम तेंदुलकर क्यों नहीं बने? क्योंकि तेंदुलकर ने क्रिकेट खेला, रोज खेला, बार-बार खेला, वही खेला, चाहे वो कितना भी बोरियत लग रहा हो। तो इसी प्रकार से हमें भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा डेडिकेशन के साथ। और जो 5वीं हैबिट जो मैंने अपने अंदर डालने की कोशिश करी, मुझे नहीं पता मैं कितना सफल हुआ हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, और वो ये है कि बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे भरोसा करो। देखिए दोस्तों, आज मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जंगल का राजा कौन होता है? ज़ेड? शेर होता है। शेर शेर। सही है ना? क्यों शेर क्यों होता है? सबसे बड़ा जानवर तो जिराफ होता है और सबसे चौड़ा जानवर, सबसे भारी जानवर तो हाथी होता है। तो शेर क्यों जंगल का राजा होता है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब शेर से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो शेर ने कहा ये तो मुझे नहीं पता कि मैं जंगल का राजा क्यों हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मेरे को ये विश्वास है कि मैं जंगल का राजा हूँ। बात समझ में आ रहा है? तो बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, चौड़ा होने से कुछ नहीं होता है, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप डायमंड हैं। तो जब तक ये विश्वास आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप कभी भी वो नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हैं। इसीलिए बिलीव टू अचीव, आपको जो भी बनना है सबसे पहले आपको भरोसा करना पड़ेगा कि आप वो हैं। आप कभी भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, अगर आपको कोई कहे कि आपके मोहल्ले में 10 हाथी आ गए हैं, आप कुछ नहीं परेशान होंगे, अच्छा ठीक है हाथी आ गए। लेकिन अभी आपसे कोई आके कहे आपके मोहल्ले में एक शेर आ गया है, आप सारे खिड़की दरवाजे बंद करके दुबक जाएँगे। हाथी जब शेर के सामने जाता है तो सोचता है ये मुझे खाएगा, और जब शेर जो है वो हाथी को अपने सामने देखता है तो कहता है इसको तो मैं खा लूँगा, बाइट बाय बाइट। ये सोच है दोस्तों। तो कहने का मतलब सिंपल एक ही चीज़ आ रहा है, व्हाट इज़ योर बिलीफ? आर यू ए डायमंड? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यस आपसे पूछना चाहता हूँ। आर यू ए डायमंड? आपके अंदर वो बिलीव है? अगर वो बिलीव है, कोई आपको हरा नहीं सकता। टेक माय वर्ड्स, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। और वो बिलीव जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, जितना ज़्यादा गहरा होता जाएगा, उतना आप अपने गोल के नज़दीक पहुँचते जाएँगे।
वाह, यस सर, वी आर डायमंड हम लोग के अंदर। तो आपने ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से दे रखा है और बहुत अच्छी बात है। सर ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि सोने से पहले आप कल का तैयारी जरूर कर लें। मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन को सुन रहा था, तो उन्होंने एक कागज उठा के बोला कि जो कागज है ना, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, बस इसके कुछ फोल्ड कीजिए और एक फोल्ड करके अपने पॉकेट में कल की प्लानिंग, परसों की प्लानिंग लिखना शुरू कीजिए। अगर आपके पास एक डायरी नहीं भी है तो यहीं से शुरुआत कीजिए, पर यू हैव टू बी। दोस्तों, आज का बहुत जबरदस्त हम लोग सीख रहे हैं और मैं मैम से एक जबरदस्त सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि नाज भी बार बार बोल रही थी कि ये वाला सवाल तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि हम लोग ने देखा है, हम लोग जब भी मैम के पास जाते हैं घर के अंदर, क्या सर्व करती हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग। मैं तो मतलब जब भी जाऊंगा तो आपको परेशान किए हुए नहीं छोड़ता हूं। तो मैम, बच्चे, फैमिली, एमवे बिजनेस को आपने मैनेज कैसे किया शुरुआती से लेकर, जिसके सबको लेकर इतना बड़ा बिजनेस अचीव किया? और मुझे अच्छी तरह पता है कि बहुत छोटे बच्चे थे, तभी से आपने इस प्रोजेक्ट में आ गए, अपने करियर में इंडिपेंडेंट हो गए, तो कैसे आपने मैनेज किया मैम? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और ये मैनेज करना सब हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। जिस समय हमारा माइंड जो है वो वाई क्लियर कर देता है कि हाँ, मुझे लाइफ में ये चीजें चाहिए ही चाहिए, तो ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। और ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, जब मैंने ठान लिया कि मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना ही करना है, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे जितनी भी दिक्कतें आए, उसके बाद से मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। बच्चों को भी मैनेज कर लिया, फैमिली को भी मैनेज कर लिया, हस्बैंड को भी मैनेज कर लिया और घर को भी मैनेज कर लिया। क्यों? क्योंकि हम लेडीज में एक बहुत खूबी होती है, हम लोग मल्टीटास्किंग होते हैं। हम लोग एट अ टाइम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट दिस बिजनेस? क्यों नहीं इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते? कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्या किया बच्चों के लिए? मैंने क्या किया, बच्चों के लिए मैंने ये किया, सबसे पहले उनके माइंड पे काम किया, है ना? उनकी ड्रीम लिस्ट बनवाई कि तुम्हें अपने ड्रीम्स में क्या-क्या चाहिए। जब बच्चों का आप ड्रीम क्लियर कर दोगे ना, तो फिर आपको काम करने में वो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। दूसरा मैंने क्या किया, हमेशा बच्चों को इस बिज़नेस को बिल्ड करने का रीज़न बनाया, ना कि प्रॉब्लम बनाया। जब आप ये सोच के काम करोगे तो बच्चे कभी भी आपके बीच में नहीं आएँगे। फैमिली के लिए मैंने क्या किया, फैमिली के लिए भी जैसे अभी डॉक्टर चार्ली ने बताया ना कि 1 दिन पहले से हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं। ऐसे ही हमने भी फैमिली के लिए प्लानिंग करी। वो किस तरह से करी? मुझे मीटिंग में 8 बजे जाना है, तो 7 बजे तक, 7 बजे के पहले मेरा डिनर, लंच जो जब भी जाना है, मेरा पूरा प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अगर मुझे दिन में जाना है, तो मेरा दिन में लंच प्रिपेयर हो जाना है, रात में जाना है तो मेरा डिनर प्रिपेयर हो जाना चाहिए। सो दैट जब हम लौट के आएँ, तो घर का माहौल डिस्टर्ब नहीं हो कि लोग खाना नहीं बनाए, मेरा भी मूड नहीं ऑफ हो और हस्बैंड को भी कभी मूड नहीं ऑफ हो। तो इस तरह से मैंने यही सब किया, है ना? कि फैमिली को इसी तरह से मैनेज किया कि भई हाँ, हमें कहीं जाना है तो उसके पहले ही हमने अपना घर का काम फिनिश कर लिया। और कैसे? हाँ, क्योंकि हम लोगों को, सबको ही देखिए, लेडीज़ों को पता होता है कि हाँ, मेरा नेक्स्ट डे का शेड्यूल क्या है। जब पता ही है तो हम अपने घर के आराम से कामों को भी मैनेज कर सकते हैं। और कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस काम को करने में मुझे कोई दिक्कतें आई या चैलेंजेस है। आपको हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे, अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, आपको बिज़नेस ज़रूर बिल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, वो कोई भी चीज़ ज़िद करते हैं, रोते हैं या मीटिंग में जाने से आपको रोकते हैं। आप उनसे बोल दो, ठीक है बेटा, हम मीटिंग से आएँगे, तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाएँगे, तुम्हारे लिए चिप्स लाएँगे। बच्चे मान जाते हैं और लौट के आप आते हो, उन्हें दे देते हो, वो मस्त हो जाते हैं। हाँ, थोड़ी देर वो परेशान होंगे, रोएँगे, लेकिन आप उस पे मत करिए। क्यों? क्योंकि आप उन्हें लाइफ में बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत बड़ा देने वाले हैं। लेकिन जब बच्चे आपके बड़े हो जाएँगे ना, तब भी अगर आप इस बिज़नेस को बिल्ड नहीं कर पाएँगे और वो आपसे कहेंगे कि आपने किया ही क्या हम लोगों के लिए, वो शायद आपके लिए बहुत दिल तोड़ने वाला होगा। तो हम आपसे ज़रूर ये कहेंगे कि अपना व्हाय जल्दी से क्लियर करिए, फैमिली को मैनेज करिए, बच्चों को मैनेज करिए। जब हम लोग घर को, इतने बड़े घर को मैनेज कर सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ है। हम लोगों में बहुत पावर होती है और हम लेडीज़ चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ठानने की देर है। और कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि हमने ठाना, तो मुझे ये सारी चीज़ें कभी नज़र नहीं आई और आज भी नहीं आती हैं। आज मुझे अगर लगता है कि हाँ, मुझे ये काम करना है, तो मैं कर लेती हूँ। और जब मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मैंने ज़रा-सा भी आलस किया, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। ये सारा सारा खेल हमारे दिमाग का और हमारे माइंड का है। तो इसलिए हमेशा पॉज़िटिव रहना है और कभी अपने मन में ये चीज़ आने ही नहीं देनी कि इस काम को हम नहीं कर सकते। हमेशा ये सोचना है कि हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं और मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ मुश्किल ही नहीं है। मुझे हर चीज़ बहुत आसान लगती है। मुझे अब किसी से बात करना या कोई भी डर नहीं, इसी बिज़नेस की ये देन है फ्रेंड्स। तो इसलिए फैमिली को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना आज मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। और मेरे टीम में भी अगर कोई आता है और मुझसे पूछता है,
तो मैं ये कहती हूँ सबसे पहले आप अपने को मैनेज कर लो, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएंगी। थैंक यू सो मच भैया। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, रेणुका में मुझे एक गुण बहुत पसंद है दोस्तों, और मैं समझता हूँ ये हमारी जितनी भी लेडी लीडर्स हैं उन सब में भी होना चाहिए। जो मैंने ये देखा, क्योंकि देखिए मैं चाहे कितना भी निराश हूँ, लेकिन कई बार हो जाता है बिज़नेस में, नो भी मिलती है, सब कुछ होता है। लेकिन शी इज़ अ आयरन लेडी। जभी भी मैं आता हूँ तो हमेशा मुझसे कहती है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। और ये जो इसका डायलॉग इतना सॉलिड जाता है मेरे दिमाग में, क्योंकि ये बड़े कन्विक्शन के साथ इस बात को कहती है। और यकीन मानिए आगे चल के यही क्लियर होता है कि वो जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी। तो कहने का मतलब है जितनी भी लेडी लीडर हैं वो अपने हस्बैंड पे विश्वास तो करें। आज हम जो भी सफल हुए हैं, वो सच मायने में जो मैंने आपको बताया कि मेंटर्स के कारण, टीम के कारण, दैट्स ऑल ओके। लेकिन कहीं न कहीं जब मैं घर लौटता था, तो मुझे एक चीज़ चाहिए होती थी कि कोई मुझ पे विश्वास करे। सही है ना? तो एक मेरे अपलाइन थे और दूसरी रेणुका थी। इसने कभी मुझे पुल डाउन नहीं किया। जब मैं असफल हो रहा था, उस समय भी इसने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप कर जाओगे। ये जो चीज़ एक थी जिसने मुझे बनाए रखा और आगे बढ़ने पे मजबूर किया, और आज बढ़ गया। थैंक यू। वाह वाह, ग्रेट सर। मुझे याद है रेणुका मैम ने बिल्कुल सही बताया। जब अदब हमारी छोटी थी तो नाज ने फोन करी कि मैम अदब हमको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये परेशानी कर रही है, मैं मीटिंग कैसे जाऊं। तो मैम ने एक ही जवाब दिया था कि नाज एक बात याद रखना, कभी भी प्रॉब्लम बच्चे नहीं होते, प्रॉब्लम ऑलवेज पेरेंट्स होते हैं, है ना। क्योंकि हम ये सोच लेते हैं तो सामने सब चीजें वैसे ही नजर आती है। तो आप जैसा सोचेंगे आपके बच्चे वैसे ही रिएक्ट करेंगे। और इन्हीं चीजों के साथ मैं जरूर आगे बढ़ूंगा कि सर एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए आप क्या करते हैं, और कोई 3 ऐसी किताबें जो हम सभी लोग के लिए बहुत ही जरूरी हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, लर्निंग इज़ फॉरएवर। ये नोट कर लीजिएगा। जिस भी इंसान को जब ये लगने लगता है कि मेरी लर्निंग पूरी हो गई है, उस दिन उसका पराकाष्ठा आ जाती है, उसकी पीक आ जाती है। उसके बाद फिर वो और आगे नहीं जा सकता। तो इसलिए लर्निंग को हमेशा बनाए रखिए। और हमारे सिस्टम ने हमें इतना कमाल की चीज़ें दी हैं, हमारे अपलाइन दिए हैं, हमें सिस्टम दिया है, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, सीडीज़ हैं, सेल्फ टॉक है। आपका अभी आपने देखा स्पॉटिफ़ाई, कमाल की चीज़ सुमित जी लेके आ रहे हैं। मतलब इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हमें लेके आ रहे हैं कि कभी-कभी तो लगता है कि वॉव! मतलब वी आर प्राउड कि हमारे अपलाइन वो हैं। ठीक है ना? तो मेन मुझे क्या है, हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद आधे घंटे के लिए 2-4 पन्ने किसी मोटिवेशनल बुक की ज़रूर पढ़ता हूँ, या जो मेरे अपने ने रिकमेंड की होती है वो किताब मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। ठीक है? जैसे कि मैंने आपको पहली किताब बताई, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ठीक है? दिस इज़ अ वंडरफुल बुक। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने देखा है, दैट इज़ बड़ी सोच का बड़ा जादू। एक किताब ने तो वाक़ई पूरा ज़िंदगी बदल के रख दी। इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, आपने डेक्स्टर लेगर का नाम सुना होगा, बिल गेट्स के भी अपलाइन। ठीक है, एक समय था, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है कि वो सिल्वर जाके भी थोड़ा नीचे आ गए थे, और बहुत ही डिमोटिवेटेड थे। तो वो सोच रहे थे कि मैं एमवे को रिज़ाइन कर दूँ। तो वो जा रहे थे, उस समय बहुत ज़्यादा सफल नहीं थे, उनके पास कार वगैरह नहीं थी। तो उन्होंने देखा एक बुक स्टोर में जो शीशे का लगा होता है, उसमें एक किताब ये रखी हुई थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो उनको ये टॉपिक बड़ा अजीब-सा लगा। उन्होंने कहा ठीक है, रिज़ाइनिंग तो करना है, कल कर देंगे। अभी ये किताब लेके थोड़ा-सा देखते हैं। तो उन्होंने वो किताब लेके पढ़ी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, इन द नेक्स्ट 1 ईयर ही क्रिएटेड 100 प्लैटिनम्स। तो ये किताब नहीं है दोस्तों, ये ग्रंथ है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और ये किताब ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है, जो सबसे बड़ी बीमारी से मुझे निकाला है, एक्सक्यूज़ाइटिस। क्योंकि मैंने ये ज़िंदगी से सीखा दोस्तों, आइदर यू कैन मेक सक्सेस और यू कैन मेक एक्सक्यूज़ेस। या तो बहाने बना लो या फिर सफल हो लो। ये किताब अगर आपने पढ़ के एग्जीक्यूट कर दिया ना, तो आप ज़िंदगी में कभी बहाने नहीं बनाओगे। और जब आप बहाने नहीं बनाओगे, तो सफलता ही बची, और क्या बचा? सफल तो आप होके ही रहोगे। और तीसरी किताब जिसने टेक्निकली मुझे ट्रेन किया, और वो था बिज़नेस स्कूल। ठीक है, इस किताब ने वाक़ई मेरी आँख खोल दी कि अगर हम केवल प्रोफ़ेशनल हैं तो बहुत ज़्यादा सफल नहीं बन सकते, अगर हम केवल जॉबर हैं तो बहुत ज़्यादा सफल नहीं बन सकते। अगर हमें बहुत बड़ा सफल बनना है, तो हमें राइट साइड में आना पड़ेगा। हमें सबसे पहली बात एक सिस्टम पे बेस करना पड़ेगा, दूसरी बात है हमें या तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। तो ये जो क्वाड्रेंट है ईएसबीआई, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बिज़नेस भी हमारा ऐसा हो जो हम पे डिपेंडेंट ना हो, सिस्टम पे डिपेंडेंट होना चाहिए। इस किताब ने एकदम क्लियर कर दिया। तो टेक्निकल नॉलेज हमें यहाँ से मिली। और मेन मुद्दा है, मैं बार-बार कहूँगा, डिसिप्लिन। कि अगर आप लर्निंग मोड में हैं, तो हमेशा अपने आप को डिसिप्लिन करिए कि रोज़ आपको कुछ ना कुछ सीखना है। अंदाज़ा करिए अगर आपने रोज़ एक चीज़ सीखी, तो साल भर में 365 गुना आप बदल गए, क्योंकि आपने हर दिन एक चीज़ सीखी है। तो ये अगर आप प्रोसेस जारी रखेंगे, तो आप साल भर के बाद एक नए इंसान बन जाएँगे। आपके मिलने-जुलने वाले आपसे कहेंगे कि आप तो बदल गए हो।
और आप बहुत सही बदल गए हो। थैंक यू। वाह, थैंक यू सर। और सभी ऑडियंस भी इस बात को समझ रहे हैं कि सर ने इस पूरे टॉक के अंदर अभी पूरे इंटरव्यू में डिसिप्लिन शब्द को कई बार यूज किया। यानी अपने को एक बात समझ में आना है कि एक दिन जिम जाने से कोई भी अच्छी पर्सनालिटी लेकर नहीं आएगा, लगातार जिम जाने से आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है। उसी के लिए डिसिप्लिन होकर जब हम खुद को ग्रूम करते हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं, देन वी हैव टू गेट बिग सक्सेस। ओके। और सर एक चीज जरूर जानना चाहूंगा कि गोल, लक्ष्य को सेट कैसे करें? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, आज मैं आपसे बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं करूँगा, है ना? वो बातें जो है वो जब आप बीबीआई चले जाएँगे और सब कुछ आपको ट्रेन करने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बात ज़रूर करूँगा जो फंडामेंटल है गोल सेटिंग। और अगर आपने ये सीख लिया तो आपकी टीम से बड़ी-बड़ी पिन्स निकलना शुरू हो जाएँगी, बहुत सारी पिन निकलना शुरू हो जाएँगी। और वो ये है, सबसे पहले आपको गोल सेट करना चाहिए पिकअप डे का। कई लोग कहेंगे, "अरे! फिर वही पिकअप डे।" लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये फंडामेंटल है। अगर आप फंडामेंटल को ही हटा देंगे, अगर आप किसी मकान से नींव ही हटा देंगे, तो मकान कहाँ बचेगा? तो इसीलिए पिकअप डे का आप गोल सेट करिए और वो 5 तारीख से आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है? और यकीन मानिए, मुझे आज भी याद आ रहा है, ज़ेड को भी अच्छी तरह याद होगा, जिसमें 1 महीने में वी क्रिएटेड 36 सिल्वर्स। आज मेरे ऑफिस में वो सिल्वर प्लेट भी रखी हुई है ना? जो इन सब लोगों ने मुझे दी थी और मेरे हाथ थक गए थे पिन लगाते-लगाते। वी क्रिएटेड 36 सिल्वर्स। इट इज़ नॉट मी, वी क्रिएटेड। सही है ना? दैट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ कि हम सब लोगों ने मिल के काम किया था और पिकअप डे के दिन ही हम डिसाइड कर लेते थे कि इस महीने किसको सिल्वर लेके जाना है। लेकिन तो पिकअप डे इतनी बड़ी चीज़ होती है। तो सबसे पहला गोल क्या है? 5 तारीख को पिकअप डे। इतना ज़बरदस्त एक अपलाइन होने के नाते, एक लीडर होने के नाते आपको अपनी टीम पे इतना होल्ड होना चाहिए कि आप 5 तारीख तक पिकअप डे सबको इंस्पायर करें करने के लिए। क्योंकि वहीं से देखिए 3% निकल जाएगा, वहीं से 6% निकल जाएगा, कई लोग 9% निकल जाएँगे, राइट? और वो अपने नेक्स्ट लेवल के लिए मोटिवेट हो जाएँगे। तो सोचिए क्या हो सकता है। सेकंड जो गोल आपको सेट करना है कि 10 तारीख तक एक स्पॉन्सरिंग। क्योंकि ये मत भूलिए वी आर इंटू नेटवर्क मार्केटिंग। तो मार्केटिंग तो 5 तारीख तक होगी, लेकिन उसका जो पूरा महीना है, अब हमें नेटवर्क पे ध्यान देना है। तो 10 तारीख तक हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फोकस्ड ऑन स्पॉन्सरिंग 1% एटलीस्ट। मिनिमम 1% पे हमें स्पॉन्सरिंग पे लक्ष्य निर्धारित करना है। नेक्स्ट हमारा टारगेट होना चाहिए 20 तारीख तक, अगेन 1 स्पॉन्सरिंग। हो सके तो उसी के नीचे स्पॉन्सर कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई आदमी ऐसा हो जो एक आदमी को नहीं जानता है या एक आदमी के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है, उसके नीचे उसके किसी दोस्त को स्पॉन्सर करिए और देखेंगे बाद में टिक जाएगा। और अगर वो टिक जाएगा तो डेफिनिटली आप ही का एसेट बनेगा। और 25 तारीख को एक ही काम हम लोग का होता था, इसका लेवल छूट रहा है। कौन अपने लेवल से नज़दीक है? क्यों ना उसकी थोड़ी मदद कर जाए, उसके लिए 2 प्लान दिखा सकते हैं क्या? उसके लिए जाके 4 प्लान दिखा सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रोडक्ट डेमो कर सकते हैं क्या? है ना? उससे जाके कुछ काउंसलिंग मीटिंग कर सकते हैं क्या? और नतीजा क्या होता था? एक रिलेशनशिप डेवलप होती थी। तो आई जस्ट वांट टू रिपीट, नंबर 1 5 तारीख को पिकअप डे, नंबर 2 10 तारीख तक 1 स्पॉन्सरिंग, 20 तारीख तक 1 मोर स्पॉन्सरिंग और 25 तारीख के बाद केवल एक ही काम, इसका लेवल छूट रहा है टीम में। उसके ऊपर कस के लग जाना है और उसका लेवल पूरा कराना है और आप देखेंगे आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट डेवलप हो जाएगी और आपका ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाकई तो बिल्कुल सुपर हिट फार्मूला, हम लोग ने इस पे ऑलरेडी बहुत सारे पिंस ब्रेक भी किए हैं कि 5 तारीख तक आपका वॉल्यूम, आपका बिजनेस क्या है। और सिंपल सी बात है, हम लोग बिजनेसमैन है, बोहनी अगर अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो हम लोग बोहनी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और इस बिजनेस का भी 5 तारीख तक आपका और आपके बिजनेस में बोहनी होना बहुत जरूरी है। मैं रेणुका मैम से और शैलेंद्र सर से, दोनों से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। इस पूरी आपकी टीम के लिए, पूरी जो आने वाले समय में डायमंड्स की लड़ी लगने वाली इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन से, इस पूरी टीम को आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है भैया। हम बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि इस बिज़नेस को दिल से बिल्ड करिए और कभी भी मन में ये थॉट मत आने दीजिए कि इस बिज़नेस को हमें क्विट करना है। क्यों? क्योंकि ये बिज़नेस सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने और अपने परिवार के लिए बिल्ड कर रहे हैं। तो आपको कहीं से भी ये हक नहीं है कि उनके सपनों को पूरा ना करें। आपको पूरा ये हक है कि उनके सपनों को पूरा करें। तो दिल से बिल्ड करिए और हमेशा करते रहिए, डे बाय डे करते रहिए, थोड़ा करिए, धीरे करिए, कैसे भी करिए, करिए ज़रूर। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप लगातार बार-बार करते रहेंगे तो एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। थैंक यू सो मच। राइट सेट। मैं एक देखिए दोस्तों बहुत ही इमोशनल मैसेज देना चाहूँगा जो मैं इस बीच महसूस कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ आप में से बहुत सारे सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके पेरेंट्स अभी ज़िंदा हैं। आप यकीन मानेंगे जब पेरेंट्स नहीं होते हैं तब उनकी वक़्त अंदाज़ा हो पाती है।
मैं आपको क्या बताऊं कि जब भी मैं अपने फादर से मिलता था या वो जब भी आते थे तो एक ही बात पूछते थे, तुम्हारा डायमंड हो गया, तुम्हारी डायमंडशिप हो गई? ऐसा कब हो रही है भाई, डायमंडशिप हो गई? पर आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मेरे फादर नहीं है, तो मैं सब कुछ अचीव भी कर लूं ना, तो वो चीज एक कमी रह जाएगी दोस्तों। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपके पेरेंट्स हैं, उनके रहते अपनी सक्सेस को मुकम्मल कर लीजिए, क्योंकि जब वो चले जाएंगे ना, तो कुछ नहीं रह जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इन टाइम उस सक्सेस को अचीव करिए, उनके कदमों में वो पिन रखिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए नेक्स्ट पिन का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने वाकई हम सभी को इमोशनल कर दिए। और ये पूरी टीम और ये पूरे जो ऑडियंस है, ये बिल्कुल अपने आप से, गॉड से और आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम सभी लोग वो करके दिखाएंगे। वी आर इंगेज, हम बहुत इंगेज हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं और हम सभी शेर हैं, हम जंगल के राजा हैं, हम डायमंड हैं और हम लोग ये करके दिखाएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज आपने जो कुछ भी हमें दिया उसको लेकर आने वाले महीने, दिन, महीने, साल में हम लोग बहुत बड़ा धूम धड़ाका करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू रॉक। और प्लेटिनम और बाकी सक्सेस पिन्स के तो हम लोग लाइन लगाने वाले हैं। तो आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डॉक्टर शैलेंद्र सर, थैंक यू रेणुका मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया। सभी ऑडियंस को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा और मैं यकीन करता हूं कि आप लोगों ने जो सुना समझा उसको लेकर आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा फ्यूचर क्रिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।